अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने उसको रिटर्न में कैसे शो करना है, इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको करके दिखाऊंगा। आपकी सैलरी इनकम है, साथ आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, या आपकी बिजनेस इनकम है तब आप स्टॉक मार्केट में करते हो, आप नॉन रेजिडेंट हो, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, एंट्री सेम है। थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपने आईआरएस में ये लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अब ये आपके लिए मैं फ़ाइल एक दफ़ा ड्राफ्ट से डिलीट करके दोबारा ओपन करूँगा। अच्छा, इसमें ना जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। देखें, सबसे पहले तो आपके पास ये जो एनसीसीपीएल का सर्टिफिकेट है, ये तकरीबन 14-15 अगस्त के बाद वो ब्रोकर आपको ईमेल कर देता है, तो ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको सीडीसी की तरफ से ये डिविडेंड की समरी रिपोर्ट आ जाती है पूरे साल की, कि आपका पूरे साल में डिविडेंड कितना आपको मिला है। तो इस रिपोर्ट का होना ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ किया ये रिपोर्ट नहीं है आपके पास, तो आप, जैसे मैंने एक अपनी वीडियो में बताया कि रिटर्न फाइल करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर देख लें। तो आप MIS में जाके यहाँ पे भी ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ले सकते हो। तो वो इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। वो मैंने अपनी जो वीडियो है उसमें डिटेल से बताया है कि रिटर्न फाइल करने से पहले ये काम ज़रूर कर ले, आप उसको वॉच कर सकते हो। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आपने जो है ना, अगर देखें आपकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है तो फिर आपने अपना जो है ना फॉर्म नॉर्मल ही रखना है। अगर आप सैलरी पर्सन हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, तो आपने फॉर्म, अगर तो आप नॉन रेजिडेंट हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है तो फिर नॉर्मल फॉर्म ही होगा। अगर आप सैलरी पर्सन हो तो उसमें आपने ये देखना है कि अगर फ़र्ज़ किया आपकी जो सैलरी इनकम है वो मोर देन 75% है और लेस देन 25% स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट है, फिर तो आप सैलरी वाला फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में जो डिविडेंड मिला है वो ज़्यादा अमाउंट है, मतलब आपकी जो सैलरी का 25% बनता है उससे ज़्यादा डिविडेंड बन रहा है, तो फिर आप नॉर्मल फॉर्म ही करें, ठीक है। तो ज़्यादातर केसेस में नॉर्मल फॉर्म ही होगा। लेकिन अगर आप कम इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप सैलरी वाला फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको नॉर्मल फॉर्म में बताता हूँ, बाकी चीज़ें सेम ही होगी। आपने सिर्फ ध्यान से देखना है कि हम किस कोड में एंट्री कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने अपने डिविडेंड की एंट्री करनी है। तो डिविडेंड की एंट्री नॉर्मली होता ही है कि ऑटोमेटिकली सिस्टम में पहले ही आ जाती है। ये आप जाएंगे, देखें इधर आई होगी, ये देखें, ये डिविडेंड की एंट्री सिस्टम ने पहले ही की हुई है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये होती है, ये देखें, ये डिविडेंड की एंट्री उसने खुद ही कर दी कि आपका इतना डिविडेंड था। लेकिन उसमें होता ये कि ये नॉर्मली जो है ना अमाउंट कम होती है, मतलब ये अपडेट नहीं होती। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसमें से आप चेक कर सकते हो ये डिविडेंड की समरी जो आपके पास पड़ी हुई है कि ये देखें पूरे साल में कितना डिविडेंड मिला, ये आपको पता लग रहा है कि ये इतना आया। हमने इसको इधर कॉपी किया, इधर लिखें। अभी इसका जितना भी टैक्स बनता है ना, आप बस इसको यहाँ पे लिख दें, क्योंकि ये FTR की आइटम है, इसको इसलिए ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं, बस आपने ये डिविडेंड की अमाउंट यहाँ पे लिख लेनी। अच्छा, दूसरा जो सबसे ज़्यादा मेन आपका कंसर्न होता है ना, और जिस पे बाज़ दफ़ा मुझे, मतलब मैं इरिटेट भी होता हूँ, मैं कमेंट्स में भी बताता हूँ कि देखें बाज़ दफ़ा ये देखें जी, अब ये लॉस आ रहा है। अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये होता है कि जी लॉस को कहाँ शो करना है, और मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि मेरे भाई, हर चीज़ शो करने वाली नहीं होती, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती हैं। अब लोग अब अपनी वो साइंस पता नहीं कौन सी चलाते हैं, मुझे तो उनकी नहीं समझ आती। बहरहाल देखें जी, अब मेरी ज़रा बात समझने की कोशिश कीजिएगा। लॉस को आप शो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? देखें, यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे आप लॉस को शो करो। अब देखें, ये भी उसने कैपिटल गेन लिखा है, गेन, ठीक है। अब यहाँ पे लॉस है। अब फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे लॉस लिख देता हूँ, मैं माइनस में यहाँ पे लिख देता हूँ 1,15,000, ठीक है, माइनस 1,15,000 मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये इसका कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे भी लिखता हूँ ना, रिकन्सिलेशन में आएंगे। अब रिकन्सिलेशन में आप इनफ्लो में जाके उसका लॉस अगर लिखते हो तो वो यहाँ पे उसको कहीं पे भी आप नहीं लिख सकते, मतलब यहाँ पे कोई उसमें जो है ना वो जगह नहीं है। अब ये लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ जो एसेट्स है ना, ये दूसरे एसेट्स के लिए है, ये कैपिटल गेन वाला जो एसेट्स है उसके लिए नहीं है। इसकी जो ट्रीटमेंट होती है ना, अब यहाँ पे अगर नेगेटिव की अमाउंट लिखोगे तो वो उसका वो इफेक्ट लेगा ही नहीं। ये देखें, वो नेगेटिव लिखने ही नहीं देगा आपको, ठीक है। वो इसका इफेक्ट लेगा ही नहीं कि ये नेगेटिव है तो मैं इसको करूँ। इसकी जो असल में एंट्री होती है वो ये होती है, देखें,
आपने फ़र्ज़ किया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, ये देखें ये पिछले साल की इन्वेस्टमेंट है, ये 2.8 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही। अब मुझे पता है कि इस साल जो है मेरा लॉस हुआ है, तो डेफिनेटली जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो पहले 28 लाख की थी, वो अब कम होकर 26 लाख रह गई है, मैं यहाँ पे 26 लाख कर दूंगा। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं कि लॉस आपका आपकी वेल्थ में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। आपने सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखनी है कि 30 जून 2024 वाले दिन कितनी इन्वेस्टमेंट आपने की हुई थी, तो फिर लॉस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। अब उसको यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पे लिखें कि जी आपका लॉस हुआ है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे लिख देंगे डिक्रीज में, इसको इधर दोबारा कर, वो उसका डबल इफेक्ट हो जाएगा। मतलब ये भी आपने इसको लॉस को यहाँ पे भी लिख दिया, इधर से भी आपने इसको माइनस करके डिक्रीज कर दिया, और आपने उधर एसेट्स में भी जाके जब इन्वेस्टमेंट लिखोगे तो आप अपनी 30 जून 2024 वाली जो इन्वेस्टमेंट लिखोगे तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट वही होगी जो लॉस होने के बाद आपकी रह गई होगी। तो इसलिए आपने लॉस को कहीं नहीं लिखना। लॉस की जो भी एडजस्टमेंट होती है वो सीडीसी खुद ही करता रहता है, उसको करने दें, वो उसका काम है। आपने अगर कैपिटल गेन हुआ है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, कैपिटल गेन हुआ है आपको तो यहाँ पे जाए, जितना कैपिटल गेन आपका हुआ है वो यहाँ पे कैपिटल गेन की अमाउंट फ़र्ज किया, हम कहते हैं जी हमें 45,000 हुआ, इसको यहाँ पे लिख ले। लॉस को आपने नहीं लिखना, ठीक है। लॉस को आपने नहीं लिखना और आपने सिर्फ अपनी ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको एडजस्ट करना है कि ये इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट थी डेफिनेटली वो कम हो जाएगी, वो जो भी कम ज़्यादा हुई है तो आपने उसको एडजस्ट करना है, लॉस को नहीं लिखना आपने। आपकी दो एंट्रियां स्टॉक मार्केट की आ गई हैं, डिविडेंड की भी आ गई है और आपकी कैपिटल गेन और लॉस की भी आ गई। अब अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपने सैलरी की एंट्री अपनी जगह होगी, यहाँ पे आप अपनी सैलरी इनकम डाल दें। फर्ज किया 5 लाख सैलरी मैं कहता हूँ, ठीक है। सैलरी की इनकम आपको पता है नॉर्मल टैक्स में आती है, सैलरी पर्सन वाली वीडियो में बड़ा डिटेल से इस पर मैं बता चुका हूँ आपको, तो वो आपने रिकन्सिलेशन में नॉर्मल में ही जाके उसका इफेक्ट देना है, यहाँ पे नॉर्मल कर ले। और ये जो आपने कैपिटल गेन रखा था 45,000, ये एफटीआर की इनकम आती है, सॉरी ये इसके अंदर 40 आप जो लिखेंगे ना अब इसके बीच में, क्योंकि ये कैपिटल गेन भी एफटीआर का है और डिविडेंड भी एफटीआर का है, तो उसका तरीका क्या होगा, आपने यहाँ पे चार्जेबल पे जाके कंप्यूटेशन में देखना है। अब ये देखें आपके पास एक तो ये 45,000 कैपिटल एसेट्स में से आ रही है, दूसरा जो आपका डिविडेंड था 181,000, इसको आपने यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी लिखना है। ये अदर सीट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपने इसको दोनों जगह पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद जब आपने इसको सेव कर लेना है डाटे को, और दोबारा से जब आप कंप्यूटेशन पे जाएंगे तो आप देखें कि एफटीआर में आपकी दो इनकम आ रही है, आपकी कैपिटल गेन की इनकम भी आ रही है और डिविडेंड की इनकम भी आ रही है। तो आपने इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे आपने रिकन्सिलेशन में जो आपकी है यहाँ पे आपने उसको पेश कर देना। फॉर एग्जांपल मैं वैसे एक फिगर ले रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये टोटल बन गई 2,15,000 फिगर, ये मतलब मैंने उसको कैलकुलेट किया नहीं, मैं वैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो इधर आएगी अमाउंट, आपने इसको सेव कर लेना है। अब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो एक दूसरी वो यही है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये जो आपने यहाँ पे लिखनी है इसमें ऐड कर लेनी है, प्लस का निशान ऐड करेंगे क्लिक तो ऐड हो जाएगी, तो आपने यहाँ पे उसको ऐड करना है और ये वो अमाउंट लिखनी है जो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। अब अगर मार्केट वैल्यू उसकी कम या ज़्यादा हो रही है आपने उसको नहीं देखना। देखें आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो आपको खुद पता होता है कि यार मैंने अप्रॉक्सीमेटली इतनी अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है आपने एक एक रुपए का हिसाब करना है। एक आइडिया होता है यार मैंने कोई 30 लाख 32 लाख कोई 2 लाख 5 लाख इन्वेस्ट किया हुआ, तो बस आपने वो अमाउंट लिखनी है। इसके अलावा वेल्थ स्टेटमेंट की आपको सारी चीज़ें मैंने पहले भी बताई। जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जो वेल्थ स्टेटमेंट में अपने पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस को अपनी जितनी भी आपकी इनकम है उससे कम ही शो करें, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट अपने कैश में जमा करते रहें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरे जो पर्सनल एक्सपेंस पूरे साल के वो 4.5 लाख। 1 बाय 1 सारे एक्सपेंसेस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप एक अमाउंट यहाँ पे लिख दें तो ये काफ़ी होती है। सो इसको इसमें पर्सनल एक्सपेंसेस के बाद आपने पर्सनल एसेट्स पे आ जाना है। अब यहाँ पे आपके जो भी एसेट्स हैं ये मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, वेल्थ स्टेटमेंट सेम होती है, आप मेरी कोई और भी वीडियो देखेंगे उसमें भी आपको मिल जाएगा तरीका। अगर आपके नाम पे पहले कोई प्रॉपर्टी है, अगर फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपने यहाँ पे डिक्लेयर करनी है, बेशक वो आपने 20 साल पहले ली है, बेशक आपने
2 दिन पहले लिया, 30 जून 2024 वाले दिन जो प्रॉपर्टी आपके पास थी वो शो होगी, क्योंकि हम 2024 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आप 2023 की रिटर्न फाइल कर रहे हो तो 30 जून 2023 वाले दिन जो प्रॉपर्टी आपके पास है वो सारी ऐड होगी। आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, प्रॉपर्टी का की डिटेल, एरिया और एड्रेस बताना है, ठीक है। वो उसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे वो बॉक्स, ये आपके पास जगह बन जाएगी, उसमें उसकी वैल्यू लिखनी है। जब तक कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं होती तब तक वो यहाँ से डिलीट नहीं होगी। ना ही किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज करनी है। आप ये कहें जी मैंने पहले प्लॉट लिया था एक टाउन में, वो पहले 5 लाख का था, अब वो 25 लाख का हो गया तो मैं उसको 25 कर दूं, ऐसा नहीं करना आपने। मार्केट वैल्यू का यहाँ पे कोई काम नहीं होता। मार्केट वैल्यू एक जो है ना वो आप समझ लें कि बस वैल्यू, फ्लोटिंग वैल्यू होती है। वो जब तक आप उसको रियलाइज नहीं करते, उसको सेल नहीं करते प्रॉपर्टी को, तब तक वो उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो आपकी जो पहले वैल्यू आ रही है प्रॉपर्टीज़ की वही चलेगी। अगर आपने इसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन की है तो फिर आप इसको बढ़ा सकते हो, वैसे आपने नहीं बढ़ाना। रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी को यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, ऐड कर लें, उसका एरिया और एड्रेस बताएं सिंपल सा, और वैल्यू लिख लें। उसके बाद नीचे आए, जो मेन चीज़ है, आप यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स वाले ये जो है ना 7006 वाला कोड, इसके बीच में जो भी बैंक अकाउंट के बैलेंस हैं आपके 30 जून के, और स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट है, आपके नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की इन्वेस्टमेंट है, आपके टर्म डिपॉजिट्स हैं, जिस भी तरह की इन्वेस्टमेंट है वो सारी यहाँ पे आएगी। आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, कुछ भी लिखें, जिस अकाउंट, जिस जगह पे आपका अकाउंट है, अकाउंट नंबर लिखें, बैंक का नाम बताएं, टर्म डिपॉजिट है वो बताएं, एनपीसी है क्या है वो बताएं, नेशनल सेविंग में इन्वेस्टमेंट है वो बता दें। बस सिंपल सा लिखना है। उसके आगे आपने पूरी कहानी सुनाने नहीं बैठ जाना कि अकाउंट नंबर ये मेरे पास इतने सर्टिफिकेट हैं, मैंने इससे लिए थे, उसको दिए थे, कोई कहानी नहीं बतानी। सिर्फ नेशनल सेविंग लिखें और उसकी 30 जून वाले दिन जितनी इन्वेस्टमेंट आपके पास पड़ी हुई थी वो यहाँ पे शो कर दें। उसके बाद ये आपने हाउस होल्ड में घर की चीज़ों की वैल्यू लाजमी लिखें, पहले से जो चलती आ रही है उसको आने दें। अगर इंक्रीज़ करना है तो थोड़ा सा कर लें, कोई मसला नहीं। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो लाजमी लिखें। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो ना तो आपने कैश की अमाउंट लाजमी लिखनी है, ये मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी थोड़ा सा कैश लाजमी रखें, और अगर एक्चुअल में कैश है तो उसको थोड़ा सा बढ़ा के आपने करना है, लेकिन वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। अगर फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो कैश की अमाउंट लिख लें आप, ठीक है, अभी लिख लें। उसके बाद आपने इसको बैलेंस कैसे करना है, आप रिकन्सिलेशन में आएंगे। जब आप फर्स्ट टाइम फाइल करोगे ना तो ये याद रखिएगा, ये वाला बॉक्स ये ना ये ज़ीरो होगा। अभी ये ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि इसकी फिगर पिछले साल से आ रही होती, कैलकुलेट करेंगे वो दोबारा फिगर दे देगा, ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम फाइल करोगे ये ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो होगा, सारा ब्लैंक होगा। और यहाँ पे जो अमाउंट होगी ना ये नेगेटिव में नहीं होगी, ये पॉजिटिव में होगी। जब फर्स्ट टाइम आप फाइल करोगे आपने कैश भी डाल लेना है, सब कुछ डाल लेना है। ये जो पॉजिटिव की अमाउंट होगी आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। फिर आप कैलकुलेट करोगे तो ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आपकी ज़ीरो हो जाएगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल नहीं कर रहे, पिछले साल भी आपने की थी, तो फिर आपने करना ये है, पहले आपने कैश को ज़ीरो कर लेना है, ठीक है। कैश को ज़ीरो कर लें ताकि जो भी आपकी एडजस्टमेंट होनी है वो सारी चीज़ें पहले आ जाएं, आपके बैंक बैलेंस आ जाएं, आपकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएं, हर चीज़ आनी चाहिए, एक्सपेंसेस आ जाएं। उसके बाद आपने रिकन्सिलेशन में आना है। फिर आपने देखना है अगर तो ये अमाउंट नेगेटिव में आ रही है तो फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर ये अमाउंट पॉजिटिव में आ रही है ना तो फिर इसका मसला है, मतलब ये है कि आपने कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गलत की है, आपने अपने एसेट्स को इस साल की इनकम से बढ़ा लिया है। इसका मतलब कोई कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है, या तो पिछले साल की रिटर्न आपने गलत की है, उसकी वेल्थ में प्रॉब्लम थी, या आपने अब कोई ब्लंडर किया है, तो उसको दोबारा चेक करें। जब आप दूसरी दफ़ा फाइल कर रहे हो तो ये अमाउंट आपकी नेगेटिव में ही आनी चाहिए, पॉजिटिव में नहीं आनी चाहिए। पॉजिटिव में आ गई तो फिर आपको इसका मतलब है अपनी, या तो आपने इनकम कम शो की है, या आपने एक्सपेंसेस बढ़ा दिए हैं, या एसेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। ये जो नेगेटिव अमाउंट होगी इसको यहाँ से कॉपी करें, और जो कैश का आपने पहले ज़ीरो किया था इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें और इसको कैलकुलेट कर दें, तो आप देखेंगे कि ये जो आपका अनरिकनसाइल्ड है ये ज़ीरो हो जाएगा। फ्रेंड्स ये ऐसे काम करेगा, और इसमें उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपने कुछ नहीं करना, आपने स्टॉक मार्केट की एंट्रीज़ लेनी है और फॉरेन रिमिटेंस में अपनी रिमिटेंस लेनी है। सेम हर वीडियो में मैं कोशिश तो करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बता दूँ, लेकिन आपको पता है टाइम थोड़ा होता है, वीडियो लंबी हो जाए तो फिर आप वैसे भी नहीं देखते।
अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी तरफ से कोशिश की है मैंने कि जितना मुझे पता है मैं आपको बता दूँ। फिर भी अगर मुझे कोई चीज़ ना पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।